नमस्कार, डीडी न्यूज पर भारत एट 7 कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। पीएम ने कहा, नेताजी का जीवन निरंतर प्रेरणा देने वाला। देशवासियों से आजाद हिंद फौज जैसी एकजुटता का किया आह्वान। दिल्ली में दिग्गजों के प्रचार ने बढ़ाया सियासी पारा। योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ और झूठ की राजनीति पर केजरीवाल को घेरा, तो कांग्रेस की ओर से भी प्रचार तेज। थीम सॉन्ग लॉन्च केजरीवाल ने भी जताई। दिल्ली में बेरोजगारी को खत्म करने की प्राथमिकता। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ संपन्न। 25 जनवरी को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का किया उद्घाटन। महाकुंभ में जाने का किया आह्वान। मेले में 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण। और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। 19 टीमों के 400 से भी ज्यादा एथलीट 5 दिनों तक करेंगे खेल कौशल का प्रदर्शन। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं राज्यों से बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर, बड़ी खबर बिहार से। कहा जाता है कि मेहनत कभी किसी पहचान का मोहताज नहीं होती। दिल्ली में हुए खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया। एक सब्जी बेचने वाले रिक्शा चालक और बिहार के भागलपुर की बेटी मोनिका के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम फाइनल मैच खेलकर विश्व विजेता बन चुकी है। रिक्शा चलाकर पिता ने बेटी को बना दिया चैंपियन। खो खो वर्ल्ड कप में बिहार की मोनिका का जलवा। घर टूट गया तो पिता ने सब्जी बेची और रिक्शा चलाया। खेलने को जूते नहीं, पिता ने रिक्शा चलाया, अब बेटी बनी वर्ल्ड चैंपियन। खाने के लाले, छप्पर का घर, वर्ल्ड चैंपियन मोनिका की कहानी। मोनिका ने दुनिया में बढ़ाया बिहार का मान। खाने के लाले, छप्पर का घर, सब्जी बेचते और रिक्शा चलाते पिता। खो खो का वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली मोनिका की यही है कहानी। कहते हैं हुनर किसी विपरीत परिस्थिति का मोहताज नहीं होता और हौसले जब बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। दिल्ली में हुए खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने इस बात को साबित कर दिखाया है। एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी मोनिका के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम फाइनल मैच खेलकर विश्व विजेता बनी है। मोनिका की इस उपलब्धि पर केवल भागलपुर ही नहीं, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड में डिम्हा गांव निवासी विनोद शाह की बेटी मोनिका शाह का घर आज भी मिट्टी और खपरेल का है। बेहद गरीब परिवार से आने वाली मोनिका के पिता कभी रिक्शा चलाकर तो कभी सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालते हैं। खो खो टीम की जीत और मोनिका के प्रदर्शन को देखकर उनके पिता बहुत खुश हैं। राज्य का ही नाम रोशन किया, गोपालपुर क्षेत्र में सबका नाम रोशन किया। सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग बहुत नीचे हैं, थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। मोनिका की मां जुदा देवी बताती हैं कि एक समय ऐसा भी था कि मोनिका के पास खेलने के लिए जूते तक नहीं थे। बावजूद इसके वो लगातार मेहनत और लगन से खेलती रही। घर की माली हालत खराब है और मोनिका की मां लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। बहुत अच्छा भी लगता है, मेरे मन में खुशी भी है। मेरे बच्चा इतना मेहनत करा, दिन रात उसी लगे में ध्यान में लगी है कि जब मैं भगवान के नाम से गांव का नाम रोशन करूं, अपने पैर पर खड़ा हूं कि देश हमारा लिए, देश हमारे पर खड़ा, हम उससे पर खड़ा हो जाऊं। गौरतलब है कि खो खो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 जनवरी की रात दिल्ली में खेला गया था। चैंपियनशिप में भारत की टीम ने प्रतिद्वंदी नेपाल की टीम को हराकर जीत हासिल की। इस टीम में मोनिका ने शुरू से लीड दिलाई और आखिर में विजय हासिल की। मोनिका ने इस मैच में 6 अंक हासिल किए।
बिहार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ में बेटियों को खेलने के अवसर को लेकर के भी अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों में बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इसी का असर है कि बिहार की बेटियां विश्व स्तर पर अब प्रदर्शन कर रही हैं। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। गुदड़ी के लाल कहावत हुआ करती है, ये गुदड़ी की लाल कह सकते हैं इसको। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से नक्सल के खात्मे की। छत्तीसगढ़ के साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड में भी नक्सलियों के सफाई के लिए अब ऑपरेशन तेज हो गया है। पहाड़ों और जंगलों में नक्सलियों की घेराबंदी की जा रही है। बोकारो में जहां मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, तो वहीं पश्चिमी सिंहभूम में विस्फोटकों का जखीरा बरामद कर सुरक्षा बलों को नापाक मंसूबे पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। सुरक्षा बल के जवानों का लगातार एक्शन। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। झारखंड में पहाड़ों और जंगलों में नक्सलियों की घेराबंदी। बोकारो में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सली को किया ढेर। पश्चिमी सिंहभूम में विस्फोटकों का जखीरा बरामद। झारखंड में सिमट रहा है लाल आतंक का दायरा। अगले वर्ष मार्च तक नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य मिलने के साथ ही सुरक्षा बल एक्शन मोड में है और झारखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बैकफुट पर पहले से ढकेले गए नक्सली अब अपने वजूद की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बल उन पर भारी पड़ रहे हैं। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने पहाड़ों और जंगली इलाकों में नक्सलियों की जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों की बीहड़ इलाकों में मौजूदगी से नक्सली घबराहट में हैं। इसी क्रम में उन्होंने जड़वा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसका माकूल जवाब दिया गया और मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। सुबह जो लोकेशन मिला था वहाँ पे टीम पहुँची तो नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू की। जैसे ही पुलिस पे जो जॉइंट फोर्सेस पे फायरिंग आई तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया और जब फायरिंग उठी तो एरिया को सर्च किया गया तो उसमें 2 जो है नक्सली मृत पाए गए। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि बोकारो पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार किया था। उससे मिले सुराग के आधार पर पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की घेराबंदी की गई, जिस क्रम में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और इंसास राइफल की बरामदगी भी हुई है। उनके पास से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद की गई है, जिसमें कि एक AK-47 रणविजय की होने की बात अभी तक आई है। ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, इसको और सत्यापन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की इस बड़ी उपलब्धि पर झारखंड पुलिस के कप्तान DGP अनुराग गुप्ता भी बोकारो पहुंचे और जवानों की जांबाजी को सलाम किया। उन्होंने झारखंड से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। हम लोग मानते हैं कि हम लोग नक्सलवाद को झारखंड से उखाड़ सकते हैं। ये टारगेट मैंने अपने जवानों को, अधिकारियों को दिया है और हमको निरंतर सफलताएं मिलेंगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जिले के कराईकेला के जंगल और पहाड़ क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक पुराने कैंप को खोज निकाला, जिसमें विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ। इस कैंप से 21 IED और 55 जिलेटिन छड़ें बरामद की गई, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। उधर राज्य के अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अभियान जारी है। लातेहार जिले में मुठभेड़ के बाद जख्मी हालत में एक नक्सली को पकड़ा गया है। विकास में बाधा बने नक्सलियों का विनाश अब तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद की विदाई का डेडलाइन तय कर दिया है और सुरक्षा बल अंतिम प्रहार कर राष्ट्र विरोधी तत्वों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए निकल पड़े हैं, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने वो डेडलाइन 31 मार्च 2026 की तय कर दी है। तो छत्तीसगढ़ से तो ऐसी खबरें आती रहती हैं, अब झारखंड में भी शिकंजा कसा जा रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर 53% बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो देखिए इसी पर यह रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की होने वाली है मौज। डीए के बाद मध्य प्रदेश सरकार बढ़ाएगी ग्रेच्युटी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को होगा 5 लाख का फायदा। ग्रेच्युटी का लाभ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सरकार द्वारा होती है निर्धारित। कर्मचारी की अंतिम सैलरी के आधार पर निर्धारित होती है ग्रेच्युटी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। माना जा रहा है कि इस साल प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद प्रदेश में भी ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर 5 लाख रुपए का फायदा होगा। ग्रेच्युटी उस एक मुश्त राशि को कहा जाता है जो सरकार या कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए देती है। ये राशि रिटायर होने या एक तय समय सीमा के बाद नौकरी छोड़ने पर दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सरकार द्वारा निर्धारित होती है। जो केंद्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की है, वह शासन का बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा और केंद्र की सरकार कर्मचारियों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह पहले से ही उन्हें 63% महंगाई भत्ता दे रही है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी की अंतिम सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी निर्धारित की जाती है। इसमें अंतिम सैलरी को 16 से गुणा किया जाता है, लेकिन इसकी सीमा अधिकतम 20 लाख रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश में भी इसे 25 लाख रुपए किए जाने की संभावना जताई जा रही है। पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान में पहले ही ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी डीए में केंद्र के कर्मचारियों से केवल 3% पीछे हैं। माना जा रहा है कि अगस्त में डीए समान होने के बाद ग्रेच्युटी पर भी सरकार विचार कर सकती है। केंद्र सरकार का जो हाल ही का निर्णय है कि वो अपने जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रेच्युटी का जो लाभ है वो 25 लाख तक दिया जाएगा। तो यदि केंद्र ने इस सिफारिश को मान लिया है तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की उम्मीद बड़ी स्वाभाविक है। ग्रेच्युटी का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलता है। हालांकि इसके लिए न्यूनतम 5 साल तक एक ही कंपनी में सेवा अनिवार्य है। प्राइवेट सेक्टर में ग्रेच्युटी की सीमा नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट या कंपनी की नीतियों पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भी अब ग्रेजुएटी सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने मोहन यादव सरकार से आग्रह किया है कि ग्रेजुएटी को बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज़ भोपाल। और भारत एट 7 में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें राज्यों से। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है।
योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर दिखाई और एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में निवेश लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब पुणे जाकर वहां के निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, इसी महीने डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा भी प्रस्तावित है। औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिए मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुणे में निवेशकों और उद्योगपतियों से संवाद। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योग समूहों और निवेशकों को आमंत्रण। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित। राज्य में उद्योग धंधों का जाल बिछाने के लिए प्रतिबद्ध डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता, कोयम्बटूर, बेंगलुरु आदि शहरों के बाद अब पुणे में निवेशकों से मिले। इस मौके पर उन्होंने 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योग समूहों और निवेशकों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग जगत को श्रमिक समस्या सहित कई अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विचार सरकार और समाज में रचा बसा है। सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों से प्रबंधन के वर्तमान दौर में मध्य प्रदेश में उद्योगों का संचालन अधिक सरल और सुगम हुआ है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो बेरोजगार युवा है, वो चाहे मिडिल हो, प्राइमरी हो या 12th के अंदर में कोई कारण से पढ़ाई छोड़ दी हो, उन सबको काम का, रोजगार का अवसर मिले और प्रदेश की बेहतरी में उनका अपना योगदान हो। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पर अभियान हम चलाने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उद्योग धंधे आएंगे तो स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होगी, लिहाजा उनकी सरकार बेरोजगार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली है। बेंगलोर गया था, अभी आज पुणे आया हूँ। 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब आ रहे हैं तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे निवेशकों को जो जहाँ बड़े पैमाने पे उद्यमशीलता करते हैं वहाँ उनको आमंत्रित करें। आज पुणे में 300 से ज़्यादा उद्यमियों से मिलने का मौका मिला। पुणे में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से दिल का रिश्ता है। मालवा के सभी देवस्थान महाराष्ट्र के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 1-to-1 संवाद कर प्रदेश में निवेश के अवसर और संभावनाओं के बारे में बताया। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए दी जा रही सुविधाओं और सहज सरल उद्योग नीति से भी उद्योगपतियों को अवगत कराया गया। इस मौके पर 300 के करीब छोटे बड़े निवेशक पहुंचे थे। साल 2025 को मध्य प्रदेश की सरकार ने वैसे ही औद्योगिक वर्ष घोषित किया है। फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जानी है, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने देश और दुनिया के औद्योगिक जगत के बड़े बड़े दिग्गज शामिल होंगे। लेकिन जो आंकड़ा अब तक मध्य प्रदेश को निवेश के प्रस्तावों का मिला है, अगर आने वाले सालों में ये धरातल पर उतर जाता है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब एक बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में फ्री बिजली की बात। फ्री बिजली की चर्चाओं के बीच राजस्थान में सरकार उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के जरिए सक्षम बनाने पर जोर दे रही है। राज्य में पीएम सूर्य घर बिजली घर योजना के तहत 115 मेगावाट के करीब 25,000 कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। फ्री बिजली विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान। ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना नई क्रांति। योजना से घर में मुफ्त बिजली और ग्रिड को बिजली देकर कमाई। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाने का कार्य जारी। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके साथ ही देश और राज्यों में ऊर्जा की आवश्यकता भी दिनों दिन बढ़ रही है। मगर फ्री बिजली जैसी राजनीतिक रेवड़ियों के चलते यह विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा भी है। यूं तो राजस्थान में भी बिजली सब्सिडी दी जाती रही है, लेकिन इन दिनों में सरकार यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लोगों को खूब प्रोत्साहित कर रही है, जिसके चलते आमजन बड़ी संख्या में अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने लगे हैं। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में काफी फायदा हो रहा है। समय पे घर के कार्यों के लिए सोलर से बिजली उपलब्ध हो रही है। ये मेरे
सोलर घर पे लगा। और मैं बता दूं इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, मेरे घर पे काफी बिल आता था। अब आज ये लगने के बाद में मैं आपको बताऊं बिल 0 हो गया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार नई क्रांति लाने का काम कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान साबित होने वाली है। इस योजना के तहत करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे लोग खुद मुफ्त बिजली उपयोग कर सकेंगे और ग्रिड को बिजली देकर रुपया भी कमा सकेंगे। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने का कार्य जारी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर कनेक्शन को सुगम और त्वरित बनाने के लिए एसओपी भी जारी की जा चुकी है। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में हाल ही में दिनों में ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुफ्त बिजली व्यवस्था को जायज नहीं बताया है। नवीकरणीय ऊर्जा पर बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई भी राज्य हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, लंबे समय तक मुफ्त बिजली देना उचित नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर बिजली योजना लेकर आई है ताकि लोग खुद बिजली का उत्पादन कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को किसी पर आश्रित रहने के बजाय सक्षम बनाने का काम कर रही है। 500 गीगावाट 2030 तक करना है। एक बार सरकार सब्सिडी देते हैं तो आगे ये तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जो आम नागरिक है, ये जो उनके घर के ऊपर छत के ऊपर सोलार लगाते हैं, उनको भी फ्री होगा। मुफ्त बिजली जैसी स्कीमों के बजाय बिजली के उत्पादन में यदि आम आदमी भी अपनी भागीदारी निभाने लगेगा तो जल्दी राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दूसरों को बिजली वितरित करने वाला राज्य भी बन सकता है। ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि पीएम सूर्य घर योजना के लिए सब्सिडी का पैसा अगर राज्य सरकारें एक मुश्त दे तो आगामी 25 वर्षों तक उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के झंझट से मुक्त किया जा सकता है और इसका बेहतर फायदा राज्यों को भी मिल सकता है और उन्हें आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विशेषकर युवा भी आध्यात्म और दिव्यता के संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। युवाओं में महाकुंभ को लेकर कितना उत्साह है, यहां आकर उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म और आस्था के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। पावन धरा में आने वालों में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। पवित्र स्नान करने के लिए भारी संख्या में युवा भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचकर उन्हें जो आध्यात्मिक शांति मिल रही है उससे वे निहाल हुए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। करोड़ों हिंदू एक ही जगह मौजूद हैं। यह अवसर जीवन में एक बार आता है। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, साफ सफाई चरम पर है। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। धूल का एक भी कण नहीं है। मैं योगी सरकार की सराहना करता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स भी महाकुंभ आकर अपनी यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स भी महाकुंभ के महत्व को लेकर सोशल मीडिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है, पूरे परिवार के साथ आए हैं हम और देखना चाहेंगे कि महाकुंभ में कितनी सारी अरेंजमेंट्स की है। हमारा तो ट्रेडिशन रहा है, इतने सालों से कुंभ मेला तो जमता ही है, लेकिन इसका प्रचार और लोगों तक ये पहुंचाना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है, जहां देश विदेश में लोगों को इसके बारे में जानकारी होकर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और प्रबंध इतना अच्छा किया है कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों कल्पवासी और श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
13 जनवरी से अब तक 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और यह संख्या आगामी दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन जब दूसरे अमृत स्नान का आयोजन होगा, तब 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। दीपिका महतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात जम्मू कश्मीर से एक चिंताजनक खबर की। राजौरी के बदहाल गांव में जानलेवा रहस्यमयी बीमारी से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। पिछले 45 दिनों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 तो एक ही परिवार की 3 बहनें हैं। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बदहाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की सभा के आयोजन पर रोक लगा दी गई है और क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। मृतकों के घरों को सील कर दिया गया है और हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें क्वारंटीन भी किया गया है। गृह मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर गाराग के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय टीम मौतों के कारणों की जांच करने के लिए वहां मौजूद है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऑर्डर पास करके आदेश दिया है कि मरीजों को गांव से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी में शिफ्ट किया जाए। एसएसपी और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस संदर्भ में जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल तो तहकीकात हमारी जारी है। जैसे मैंने उस दिन राजौरी में कहा, हम अभी तक कम से कम इतना तो समझ पाए हैं कि ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। अब क्या चीज है, इसके लिए हमारी अपनी मेडिकल टीम, मरकज की टीम और पुलिस का अब सिट भी बिठाया गया है। हम जवाब जो है वो हासिल करेंगे और लोगों को बताएंगे। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि अभी तक सब्सटेंस क्या है, किस वजह से ये सब हो रहा है, इसके बारे में पूरी तरह से हम पता नहीं कर पाए। जैसे कर पाएंगे आपको बता देंगे। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्यमयी बीमारी पर काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ आज के भारत एट 7 में इतना ही। नमस्कार।